बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों तक हम तातुल रहा और मैं लेक्चर नहीं आपको भेज सका। मेरे तरफ पे बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है डेरिवेशन के से की हेल्प से जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, ख़ासतौर फिज़िकल केमिस्ट्री में, कि उनको स्टूडेंट तक कन्वे किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए और वो समझें भी। लेकिन इसमें आपके एफ़र्ट बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब जो सूरत हाल है पेंडेमिक की, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो फ्यूचर में भी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कुछ जल्दी कोई बेहतरी की तरफ आएगी। एनीवे, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। तो ये मैं जहाँ हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू मैं करने लगा हूँ। और थर्मोडायनेमिक्स का मुझे याद पड़ता है कि 4 लेक्चर्स हमने इन पर्सन क्लास में दिए थे और आज हम आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो आज हम करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, वो हीट कैपेसिटीज़ हैं। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दो हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें बुनियादी तौर पे ये कुछ मैथमेटिक्स और कैलकुलस की इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम इसी स्टेज के ऊपर क्लियर करना चाहते हैं कि इसके बगैर वो आपको बात समझ में आएगी नहीं। मैंने जब इन पर्सन क्लास ली थी उस वक्त मैंने कहा था कि कैलकुलस के अंदर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कैलकुलस में 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक कहलाती है इंटीग्रेशन और दूसरी कहलाती है डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन तो जो है वो सम है, और ये हम किया भी था हमने, छोटी छोटी चेंजेस को अगर आप एडअप कर लें तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनी थी, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन है, पूरी पिक्चर आपके पास है, उसमें से आप एक ख़ास इवेंट के ऊपर, ख़ास पॉइंट के ऊपर सूरत हाल क्या है, यानी स्मॉल चेंज क्या थी, उसको करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो इसमें क्योंकि डिफरेंशिएशन की ज़रूरत है, इसलिए हम ये एक में आपको दो स्लाइड्स में आपको ये शो करना चाहता हूँ ताकि कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें यह है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है कि कुछ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करती हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो मोलर वॉल्यूम है, जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो फंक्शन है, यानी डिपेंडेंट है 2 चीज़ों पर। प्रेशर चेंज होने से तब्दील होता है मोलर वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज करने से मोलर वॉल्यूम तब्दील होता है। तो उसको आप यूँ लिखोगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये बनेगी जो मैंने एग्जांपल के साथ लिखी हुई है कि मोलर वॉल्यूम जो है फंक्शन है प्रेशर और टेम्परेचर का। जब आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहोगे, और साइंटिफिक तरीका भी ये होता है कि ये मुमकिन नहीं होता कि हम दोनों वेरिएबल्स को एक साथ चेंज कर दें। जैसे आप काइनेटिक्स के अंदर करते हो कि 2 रिएक्टेंट, दोनों ही कंसंट्रेशंस को अगर आप एक साथ चेंज कर दें तो रेट पर असर क्या पड़ रहा है वो आपको नहीं मालूम होगा। तो आप पहले एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं, दूसरे को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या ये इफेक्ट कर रहा है, और क्या ये इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। उसके बाद उसको कांस्टेंट करके पहले वाले को चेंज करते हैं और इस तरीके से बात आगे बढ़ती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से उसको मैथमेटिकली कैसे हम लिखेंगे, ये आपको नज़र आ रही है इक्वेशन कि जो स्मॉल चेंज मोलर वॉल्यूम में है वो इक्वल है। अब आप देखें इसको लिखने का तरीका ये होगा, ये डेल का सिंबल यूज़ किया जा रहा है। डेल का मतलब होता है कि जब आप, वही बात है कि चेंज जब आप देख रहे हैं, स्मॉल चेंज मोलर वॉल्यूम में, स्मॉल चेंज प्रेशर के लिहाज से, यानी रेट, चेंज इन द मोलर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन द प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन द प्रेशर। यानी ये आपने जो प्रॉपर्टी थी मोलर वॉल्यूम की, उसको प्रेशर के लिहाज से आपने इस तरह लिखेंगे कि जो मोलर वॉल्यूम में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ द प्रेशर या ड्यू टू द चेंज ऑफ द प्रेशर, स्मॉल चेंज ऑफ द प्रेशर। टेम्परेचर को आपने ब्रैकेट से बाहर नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा है कि वो चेंज ना किया जाए, मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन द प्रेशर, यानी किस रेट से चेंज आई प्रेशर को चेंज करने से, और टोटल चेंज कितनी आई, प्लस अब ये दूसरे वेरिएबल पे आप अप्लाई करेंगे, चेंज इन द मोलर वॉल्यूम नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर, और प्रेशर इस सूरत में कांस्टेंट रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन द प्रेशर। तो ये जो इक्वेशन बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, यानी पहले एक वेरिएबल को आपने डिफाइन किया, फिर दूसरे वेरिएबल को आपने डिफाइन किया। इसी की दूसरी एग्जांपल नीचे दी जा रही है कि एक कोई प्रॉपर्टी है, जनरलाइज कर दिया मैंने, वो 3 वेरिएबल पर डिपेंड करती है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस तरह लिखा जाएगा कि एस जो है वो फंक्शन है एक्स का, वाई का और जेड का। तो अगर आप इसको देखो यहाँ, तो जो टोटल चेंज इसके अंदर आपको नज़र आ रही है एस के अंदर, वो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एस
एक्स, वाई और जेड कांस्टेंट है, दो वेरिएबल है, दोनों कांस्टेंट रखे हुए, मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी वही चेंज ड्यू टू द चेंज इन द एक्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन द एक्स प्लस, नाउ अब आप लिखेंगे टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एस, अब दूसरा वेरिएबल आ गया, because of the change of the value of y, keeping the first and third variable constant यानी x और z constant, multiply by total change in the value of y। ये दो वेरिएबल की बात हो गई, यहाँ थी क्योंकि तीन वेरिएबल पर डिपेंड करता है, इसलिए इक्वेशन इस तरह लिख रहे हैं, प्लस चेंज इन द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसमें थोड़ी सी गलती है, आप खुद आप पॉइंट आउट कीजिएगा इसमें कहाँ गलती है, कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ एस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑन वैल्यू ऑफ जेड, दो दूसरा वेरिएबल चेंज के लिहाज से देखा जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एस। तीसरी टर्म है उसको आप और से देखें तो उसमें जरा सी गलती है, वो आप चेक कीजिए। अब यहाँ जेड जो थर्ड वेरिएबल है उसके लिहाज से एस में जो तब्दीली आ रही है, कीपिंग द एक्स और वाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल चेंज इन द जेड, तो इसमें जो है सबस्क्रिप्ट में जो वाई और जेड कांस्टेंट है, वाई और जेड नहीं होंगे, वो होंगे एक्स और वाई, क्योंकि जेड तो इसमें वेरिएबल है, उसके लिहाज से आप चेंज देख रहे हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, कीपिंग इन माइंड कि जो ऊपर स्टेटमेंट है वो ये वाला है। ये अगेन उसी के मुतालिक बात हो रही है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि वही है कि जो एक फंक्शन है यू एक प्रॉपर्टी है जो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, तो अगेन आप उसी तरह की इक्वेशन यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो आप उसको लिखेंगे, ये एक पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है। तो ये एक और एग्जांपल है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीक़ाकार यही होता है कि वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है वो किसी प्रॉपर्टी को इफेक्ट कर रहे हो, तो उसको जो एक्सप्रेशन लिखी जाती है उस तरह लिखी जाती है। अब ये जब हम आगे अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा इसके ऊपर। अब ये हीट कैपेसिटी जिसको हम थर्मल कैपेसिटी कहते हैं उसको हम डिफाइन करना है, ये हमारा टॉपिक था। हीट कैपेसिटी या जिसको आप थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर defined as the amount of heat to be supplied to a given mass of the material to produce a unit change in the temperature। इसी मटेरियल का 1 डिग्री राइज करने के लिए जो गिवन अमाउंट होता है, उसका 1 डिग्री राइज करने के लिए टेम्परेचर की जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, इसको आप हीट कैपेसिटी, टर्मिनोलॉजी से नज़र आ रहा है, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट इन ऑर्डर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री, तो ये उस तरह की चीज़ है। ऐसा यूनिट जो है हीट कैपेसिटी का वो क्लियर है कि कितनी हीट चाहिए पर डिग्री केल्विन की चेंज करने के लिए, केल्विन यूनिट में तब्दील करने के लिए, तो इसे आप डिफाइन इस तरह करेंगे। अब दो सूरत हाल हो सकती है, टू टाइप्स ऑफ द हीट कैपेसिटी, ये जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी मटेरियल को या किसी गैस को, वो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में अप्लाई हीट सप्लाई की जा रही है या कांस्टेंट प्रेशर पे की जा रही है, उन दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप यहाँ देखें, हम पहले वाले को टच कर रहे हैं और ये वर्डिंग मैंने इसी तरह लिखी है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको लिखने का, जो आपको लिखाया जाता है वो इस तरीके से लिखा हुआ है कि हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर डिस्क्राइब बाय मींस ऑफ द हीट कैपेसिटी। हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज जो है वो हीट कैपेसिटी कहती है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी हम बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं कि वो बढ़ती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते आते हैं किसी भी मटेरियल का। दिस इंक्रीज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर बी द हीटिंग टेकिंग प्लेस। वही बात जो कि पिछली स्लाइड में मैंने कही कि ये डिपेंड करता है कि जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो कंडीशंस क्या हैं, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट द सैंपल इज कन्फाइंड टू द, अब ये पहली कंडीशन है, दैट द सैंपल इज कन्फाइंड टू ए कांस्टेंट वॉल्यूम इफ द इंटरनल एनर्जी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ ये अप्लाई कर रहे हैं कि आप ये सपोज करें कि कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हमें एक गैस फील्ड है, उसको हम टेम्परेचर उसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी वो ये ग्राफिकली आप देख सकते हो फिगर 1 के अंदर कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इंटरनल एनर्जी जो वाई एक्सिस के ऊपर है वो भी इंक्रीज होती चली आ रही है। तो इनिशियली जो है वो स्मूथ है और फिर आगे जाके बहुत तेज़ी से जो है वो
टेम्परेचर जो है इंटरनल एनर्जी तब्दील हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक स्लोप नज़र आ रहा है जो dy ओवर dx जिसे कहते हैं। ये स्लोप यहाँ पे लिया जाएगा पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। स्लोप किस तरह लिया जाएगा वही इस स्लाइड में आप देखिए। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एट दैट टेम्परेचर। कि अगर पॉइंट ए के ऊपर आप देखें तो जो आप अगर इसमें स्लोप निकालेंगे तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी वाई एक्सिस के ऊपर डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, आई मीन दिस वन। ए पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रही है उसकी टेम्परेचर, उस खास टेम्परेचर के ऊपर ये इस पॉइंट ए का स्लोप है। और ये स्लोप जो है वो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम से भी तब्दीली आती है, तो वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख के अगर हम टेम्परेचर का राइज इंटरनल एनर्जी पर देखें तो पॉइंट ए के ऊपर जो स्लोप आएगा वो एक्चुअली उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरह एक दूसरा स्लोप भी प्लॉट किया जा सकता है जो बी पॉइंट के ऊपर होगा। इस बी पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है वो ज़्यादा शार्प इंक्रीज आ रही है इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर, थोड़ी टेम्परेचर चेंज करने से। तो जो स्लोप ए के ऊपर निकल के आएगा उसकी वैल्यू कम होगी, जो स्लोप बी होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर हम कंटिन्यू रखें हायर टेम्परेचर के ऊपर तो तकरीबन ये आगे जाके कर्व जो है पैरेलल हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के साथ, और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू तब्दील नहीं हो रही होगी। तो ये बात यहाँ की जा रही है, स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम एट दैट टेम्परेचर। द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज देयरफॉर, ये मैथमेटिकली लिखी हुई है कि CV जो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या है, वो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि जो हीट कैपेसिटी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अमाउंट डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर आप 10 ग्राम मटेरियल को 1 डिग्री राइज टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं और इंटरनल एनर्जी का उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो वो और अगर वही आप 100 ग्राम ले लें तो 10 गुना ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा हीट को टेम्परेचर राइज करने के लिए, इंटरनल एनर्जी को राइज करने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन के ऊपर। तो ये 10 ग्राम के अंदर कम अमाउंट चाहिए हीट का, 100 ग्राम में तो 10 गुना ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें जो अहम बात है नंबर 2 पॉइंट, ये दो, लेकिन वैसे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन 2 पॉइंट जो है, 2 वर्जन जो है वो हीट कैपेसिटी से वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दैट इज हीट कैपेसिटी पर मोल और हीट कैपेसिटी पर ग्राम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट डिपेंडेंट नहीं होती। तो जब आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 1 मोल के लिए क्या 1 डिग्री राइज टेम्परेचर करने के लिए, इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए कितना हीट चाहिए, तो अब आप वो इंटेंसिव हो गया, वो एक्सटेंसिव नहीं रहा। इसी तरह जब आपने अमाउंट डिजिग्नेट कर दिया कि 1 ग्राम मटेरियल का 1 डिग्री इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए कितने अमाउंट हीट चाहिए, तो ये आपने अमाउंट डिजिग्नेट कर दिया, तो ये एक्सटेंसिव नहीं रहा, ये इंटेंसिव हो गया क्योंकि पर ग्राम है, पर मोल है। तो ओपन छोड़ते हैं तो वो एक्सटेंसिव है। तीसरा पॉइंट है टिपिकल वैल्यू जो मोलर हीट कैपेसिटी कोई गैसेस के लिए हो सकती है, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए, वो तकरीबन 25 जूल्स पर केल्विन पर मोल है। तो ये वैल्यू है टिपिकल कि कोई भी जो पॉलीएटॉमिक गैसेस होती हैं उनके लिए आप समझ सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है इन जनरल हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। वो नज़र आ रहा है इट एट लो टेम्परेचर इट हैज़ लो वैल्यू, हाउएवर ओवर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एट हायर टेम्परेचर द वेरिएशन इज क्वाइट स्मॉल। ये इस बात को डिफाइन कर रहा है। इसी स्लाइड में आप देखें पॉइंट ए के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो कम आएगी और पॉइंट बी के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, ज़्यादा शार्प चेंज हो रहा है। तो एक बात तो ये कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ CV वैल्यू चेंज होती है। लेकिन अगर आप 2 पॉइंट बहुत करीब करीब लेके स्लोप ड्रॉ करें, ए के साथ ही बिल्कुल एक टच करके एक और पॉइंट पे भी ड्रॉ करें, तो स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर हो यानी 25.1 और 25.1, 25.2 या 25.3 डेसिमल में जा रहे हैं, तो इतना करीब पॉइंट होगा कि उसमें अगर स्लोप की वैल्यू में कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी और तकरीबन स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे
जो CV की वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरीके से हायर B के बाद आगे आप चले जाएं तो तकरीबन पैरेलल होना शुरू हो गया है वाई एक्सिस के ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको CV की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये खास तौर पर ध्यान में रखें कि फॉर ए वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या मतलब है कि पॉइंट ए और पॉइंट ए के साथ ही एक बिल्कुल आप एक और स्लोप ड्रॉ कर लीजिए जो उससे ज़रा हाई टेम्परेचर पे होगा, तो स्लोप की वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है CV की वैल्यू में खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट आप एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह पॉइंट B आगे आप जब जाते हैं तो वो तकरीबन सीधा होना शुरू हो जाएगी वाई एक्सिस के ऊपर, और वहाँ पे भी वैल्यू जो है वो बड़ा फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब ये है। और हम ऑलमोस्ट कंसीडर करेंगे ज़ीरो, यानी चेंज जो है एंड ऑलमोस्ट तो जो वैल्यू है यानी जो पीछे वाले है कि जो ओवर वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर हायर टेम्परेचर वेरिएशन इज क्वाइट स्मॉल, और उसको आप समझेंगे ना होने के बराबर है वो चेंज। CV जो है उसको आप अगेन इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आ रहा है जो हमने पहले बताया स्लोप है, उसको आप जब रीअरेंज करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर तो ये जो डेल का जो सैम्बल है वो D में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वही है जब आप उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से निकालते हैं तो वो उसका सैम्बल तब्दील होकर डेल के बजाय D लग जाता है। तो स्मॉल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 से ही ड्राइव हुई है। ये स्मॉल चेंज है। जब आप मेजरेबल चेंज लेते हैं तो आप D के बजाय डेल्टा का टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो इसी इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 को मेजरेबल चेंज के लिए इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर दिया। सब चीज़ें जो है डेल्टा में आ गई। CV क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उस पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या आगे बात चल रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन नजर आ रही है। हम कहते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कोई नहीं होना। जब वर्क कोई नहीं होना तो इक्वेशन नंबर 4 बन रही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट सप्लाई करते हैं सारी कंज्यूम होती है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए, क्योंकि W 0 है। तो इक्वेशन 4 जो बन जाती है, तो जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें आप डेल्टा U के बजाय Q एज कांस्टेंट वॉल्यूम रख सकते हैं। तो इक्वेशन में डेल्टा U की जगह आपने इस इक्विवेलेंस को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन 4 को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और दोबारा रीअरेंज कर दिया। तो ये आसान अल्फाज में इक्वेशन 5 क्या कहा जा सकता है कि रेशो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रेशो है जो हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है। तो यू कैन डिफाइन इन दिस वे द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो जितनी हीट आपने सप्लाई की थर्मामीटर से टेम्परेचर चेंज जो आई और हीट सप्लाई करने के बाद, तो दो चीज़ें आपको मालूम होगा, कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे मालूम हो सकती है कैलोरीमीटर से, और कितना टेम्परेचर में तब्दीली आई ये वैल्यू रख के यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CV। तो अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं, इंथॉल्पी की तरफ आ रहे हैं। इंथॉल्पी जो है क्योंकि आगे हम दूसरी हीट कैपेसिटीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि इंथॉल्पी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। वो होती क्या है वो यहाँ स्लाइड में नज़र आ रही है जो पेज नंबर 4 करके मैंने दिया हुआ है कि the change in the internal energy is not equal to the heat supply when the system is free to change its volume। यानी बिल्कुल उसके मुख्तलिफ है, that is at constant pressure, कि वहाँ तो आपने प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया, तो जो प्रेशर था वो इंटरनली बढ़ता गया, लेकिन फिक्स रिजिड कंटेनर था, वॉल्यूम तब्दील हो ही नहीं सकता था। तो उस सूरत में जितनी भी आप हीट सप्लाई कर रहे थे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी चेंज करने के काम आ रही थी। यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है, यहाँ फ्री वॉल्यूम चेंज होने के अलाउ कर रहे हैं कि वॉल्यूम तब्दील होता रहे। जब वॉल्यूम कोई रिएक्शन होता है इनसाइड द कंटेनर, बढ़ता है प्रेशर, तो उस लिहाज से जो है आप प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम चेंज होने दें, तो वो जैसे जैसे एक्सपेंड होता चला जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और एक्सपेंशन होती जाएगी। तो ये दूसरी कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी चेंज इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। Under these conditions, some energy supplied as heat to the system incident to the surround is returned as expansion work। अब यहाँ पे यानी इक्वल नहीं है, बल्कि ये कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं और जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रही है वो कम है बनिस्बत जो हीट सप्लाई किया जा रहा है। दैट इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज लेस देन हीट सप्लाई। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि कुछ अमाउंट उसका वर्क की शक्ल में यानी सिस्टम जो है वो एक्सपेंशन के थ्रू वर्क डन पर
कर रहा है सराउंडिंग पर और वो एक्सपेंशन हो रहा है। तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम ने एब्जॉर्ब की वो नो डाउट कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आई, लेकिन कुछ अमाउंट दोबारा उसने सराउंडिंग को रिटर्न कर दी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। सो डी यू या डी हीट सप्लाई इज ग्रेटर देन द एक्चुअली हीट इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये याद रखिए कंडीशन। So in this case, the heat supplied at constant pressure is equal to the change in another thermodynamic property of the system called enthalpy. तो ये कैसे आप वर्डिंग में लिखेंगे कि जो आपने हीट सप्लाई की उसने दो काम किए, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, दूसरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया। तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये एक नई चीज बन के आ गई। अगर राइट हैंड साइड पे आप देखें इस इक्वेशन में नीचे वाली में कि इंटरनल एनर्जी चेंज हुई प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क हुआ। तो इन दोनों चीजों को मिला के आप जब इस तरह कहना चाहें कि जो हीट हमने सप्लाई की उसने दो काम किए, इंटरनल एनर्जी बढ़ाई और प्रेशर वॉल्यूम बढ़, इसको आप कलेक्टिवली कहते हैं, कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज हुई। तो राइट हैंड साइड जो है वो आपको नजर आ रहा है कि वो इक्वल टू द एंथैल्पी है। सिंस ऑल क्वांटिटीज इन्वॉल्व on right hand side are state function, therefore enthalpy is also state function। क्योंकि right hand side पे इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम ये सारी स्टेट फंक्शन है, यानी हिस्ट्री डिपेंडेंट नहीं है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे एच है यानी एंथैल्पी है वो भी स्टेट फंक्शन ही है। तो आप इसको कह सकते हैं कि एंथैल्पी इज सिंपली द हीट सप्लाई और चेंज इन हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई कहते हैं उसे एंथैल्पी कहते हैं। वो दो काम करती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और प्रेशर वॉल्यूम वर्क करती है। अब आप इस कंडीशन के ऊपर जब आप वॉल्यूम चेंज करने अलाउ कर रहे हैं ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे सिस्टम का, और वो एक ही सूरत है, मैं अगेन एंड अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब आप एक्सपेंशन अलाउ करेंगे तो जो प्रेशर बढ़ रहा है वो कांस्टेंट हो जाएगा और जितना इंटरनल प्रेशर बढ़ा वो एक्सपेंड करके दोबारा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा और प्रेशर में तब्दीली नहीं होगी। तो आपको अलाउ करना पड़ेगा वॉल्यूम इंक्रीज। तो एंथैल्पी और टेम्परेचर के दरमियान जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं कमोबेश उसी किस्म का कर्व मिलता है जो आपको पिछले वाले केस के अंदर जब इंटरनल एनर्जी अगेंस्ट टेम्परेचर में मिला था फिगर 1 के अंदर। तो ये फिगर 2 है, आप दोनों कंपेयर कर लीजिए, मोस्टली वही नजर आएगा। सिर्फ दोनों को जब एक साथ ओवरलैप करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको उसका फर्क बताऊंगा। तो यहाँ पे भी अगर आप स्लोप निकालें पॉइंट ए के ऊपर, स्लोप निकालें पॉइंट बी के ऊपर, तो स्लोप को कैसे डिफाइन करेंगे कि चेंज इन द एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी यहाँ पे भी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाना है। ये जो टर्म होगी चेंज इन द एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको कहते हैं सीपी। जैसे वहाँ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी थी, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सीपी कहलाई, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फिगर 2 है। बाकी सारी चीजें इसमें वैसे ही आपको नजर आएंगी। एंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, बिल्कुल इसी तरह नजर आ रहा है आपको कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती चली आ रही है और आपको कर्व नजर आ रहा है। अगेन देयर आर टू कंडीशन एंथैल्पी चेंज करने की, डिपेंड करता है कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं। तो अगेन वो लिखा हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे आप कर रहे हैं। तो जो यही वैल्यू जो ऊपर नजर आ रही है फिगर के साथ, वो उसको हमने इस तरह लिख दिया कि Cp जो है वो इज इक्वल टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर बाकी सारी बातें वो जो होंगी कि Cp भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी अंडर दीज कंडीशन व्हेन कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एंड अलाउ द वॉल्यूम एक्सपेंशन चेंज इन द वॉल्यूम, तो उस सूरत में अगर आपके पास 10 ग्राम है तो जो टेम्परेचर राइज करने के लिए इस कंडीशन में अमाउंट की जरूरत होगी हीट की, वो अगर 100 ग्राम होगा तो 10 गुना ज़्यादा आपको हीट चाहिए होगी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगेन जब आपने उसको फिक्स कर दिया कि 1 मोल के लिए कितनी हीट चाहिए होगी या 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी, तो वहाँ आपने अमाउंट डिजिग्नेट कर दिया। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई, एक्सटेंसिव नहीं है। तो मेक इट के लिए कि जब आप ओपन बात करते हैं सीपी की तो नो डाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ अमाउंट डिजिग्नेट नहीं किया जा रहा। लेकिन जब आपने कहा 1 मोल के लिए, 1 ग्राम के लिए, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। उसी इक्वेशन को नीचे हम रीअरेंज कर लें तो वही वैसी बात बन जाएगी जैसे पिछली हमारी स्लाइड में थी जब हम इंटरनल एनर्जी को रिलेट कर रहे थे टेम्परेचर के साथ। तो डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, और वही जब स्मॉल को जब आप इंटीग्रेट करते हैं, स्मॉल चेंजेस को जमा कर लेते हैं तो मेजरेबल चेंज हो जाती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। और इसकी को दोबारा आप रीअरेंज कर, अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है
देखें वहाँ जो मैंने आपको इंटरनल एनर्जी चेंज को हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल किया था, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हुए बड़ा क्लियर था, क्योंकि वर्क नहीं होता तो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं उनकी एनर्जी बराबर है। यहाँ जो ये इक्विवेलेंस बनाई गई है कि इन चेंज इंथैल्पी को आप हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर कंसीडर कर सकते हैं, इसकी मैंने स्टैटिक लगाया। इसकी जस्टिफिकेशन में नेक्स्ट स्लाइड में दे रहा हूँ। यहाँ हम इसको रखते हुए एज्यूम करते हुए कि डेल्टा एच जो है वो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने जो पिछली इक्वेशन थी जिसमें आपके पास डेल्टा एच था, आपने उसको रिप्लेस करके हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी से, और फिर वो उसी तरह रीअरेंज करके इक्वेशन 6 बना दी कि it's nothing but it's simply the you can define it is the heat capacity at constant pressure is the ratio heats of the heat supply at constant pressure divided by change in temperature। तो कितनी हीट आप कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में सप्लाई कर रहे हैं और उसमें कितना टेम्परेचर में तब्दीली आई, ये वैल्यू रख दें आप, तो आपके पास Cp की वैल्यू आ जाएगी, जैसे वहाँ Cv की आ रही थी, यहाँ Cp की वैल्यू आ जाएगी। अगेन द वैल्यू ऑफ Cp is increased with the rise of temperature, but for a very small range of temperature, at a higher temperature, the value of Cp is almost to be a constant consider की जाएगी। तो वहाँ पे जो मैंने शायद लिखा हुआ है ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं है बल्कि कांस्टेंट है, बेटर वर्ड कि आप वहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिए। ज़ीरो जो मैंने शायद बाद में उसको से लिखा है, आपको अलग से नज़र आ रहा होगा, तो ये वहाँ पे एज्यूम कराइए कि जब इस यानी जैसे आप देख रहे हैं ना इस फिगर के अंदर, फिगर 3 में, कि ए और बी बहुत करीब करीब है, तो तकरीबन स्लोप की वैल्यू एक ही जैसी आएगी। तो वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अगर आप स्लोप लेते हैं ताकि Cp की वैल्यू आपको मालूम हो जाए, तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आपको Cp की नजर आएगी ए और बी पॉइंट पे। लेकिन ये बात डी पे नहीं अप्लाई होती, डी जो है वहाँ तकरीबन आप देखें पैरेलल टू द एच हो गया। तो फॉर ए वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे आप समझ सकते हैं कि Cp जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह हायर टेम्परेचर यानी डी के बाद आप इसको चेंज समझ सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन में हैं जब आप Cp को सेम इसी तरह पिछली इक्वेशन जो हमने Cv के लिए किया था उसमें भी आप बिल्कुल सेम एजम्पशंस लगाएंगे कि फॉर ए वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर मोर देन डी आप इसको Cp को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये एक तरीके से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे वो Cv हो चाहे Cp हो, और आप फिर इसको रिलेट कर सकते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि Cp जो है वो आपके पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कंसीडर की जा रही है। अच्छा, वो जो मैंने आपको पिछला बताया इक्वेशन 6 जो लिखी हुई है कि कैसे बराबर हो जाएगी, आप कैसे इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ नज़र आ रही है इस इक्वेशन के अंदर। और वो इक्वेशन ये है कि जब आप इक्वेशन नंबर 1 जो इंथैल्पी की डेफिनेशन है मैथमेटिकल इक्वेशन, वो यहाँ नज़र आ रही है इक्वेशन 1 के अंदर, कि जब आप इनफाइनाइट सिविल चेंज करते हैं सिस्टम के अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर जितनी भी हैं, यानी इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस टू डी यू, यानी अब क्या हो जाएगा U प्लस डी यू, प्रेशर चेंज होके P चेंज होके P प्लस dV हो जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम चेंज होके V प्लस dP हो जाएगा। तो इसी को जब राइट हैंड साइड पे सारे यानी इनिशियल प्लस जो चेंज आई वो आपने बना दी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू थी इंथैल्पी की वो भी इस तरह बन जाएगी कि H प्लस DH, यानी जब राइट पे जितनी चीज़ें थी वो इनफाइनाइट सिविल चेंज के बाद ऐड हो गई इनिशियल वैल्यूज के अंदर, तो इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसके साथ भी हुआ, तो वो इक्वेशन नीचे वाली बन गई H प्लस डी एच इज इक्वल टू यू प्लस डी यू प्लस P प्लस उसके अंदर जो चेंज आई, इसी तरह वॉल्यूम जो इनिशियल था उसमें जो चेंज आई, तो इक्वेशन। अब इसको अब सिंपल अलजेब्रा हम करेंगे, इसको खोल दिया आपने, देख रहे हो इसको हम आपने खोल दिया और जो दो ब्रैकेट थे उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे A प्लस बी ब्रैकेट और C प्लस डी अलजेब्रा, लोअर लेवल का अलजेब्रा वो आपने अप्लाई किया और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। उसमें आपने क्योंकि H बराबर होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, H बराबर होता है U प्लस PV के, तो वो आपने काट दिया, H को U भी कट गया, PV भी कट गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। वो जो आगे वाली एक चीज़ है जिसमें हम कहते हैं जो लास्ट टर्म है dP मल्टीप्लाई बाय dV, dP dV, ये आप ये एज्यूम करो कि dP वैसे ही बहुत छोटी वैल्यू है,
इनफाइनाइटेबल चेंज, उसमें जब एक और इनफाइनाइटेबल चेंज को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू ना होने के बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। यानी जैसे 0.01 इनफाइनाइटेबल है वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 0.01 ही हो जाएगा तो वैल्यू और छोटी होकर 0.0001 हो जाएगी। तो जो इनफाइनाइटेबल चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाती है। वही लॉजिक यहाँ अप्लाई की गई है, सिंस dp dv इज इक्वल टू जीरो और h इज इक्वल टू दिस, तो वो सब काट के नीचे लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अब आप यहाँ पे du की जगह पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दोगे। वो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जगह du की जगह dq प्लस gw कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आगे आप बनते हैं इक्वेशन नंबर 3 में क्या हुआ, इफ द सिस्टम इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, अगर सिस्टम जो है वो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क ही, एक्सपेंशन वर्क ही आप कंसीडर करते हैं, तो आप हम वर्क की बुनियादी इक्वेशन कर चुके थे अपनी इन पर्सन क्लासों में कि डी डब्ल्यू जो होता है बराबर होता है माइनस पी टी वी, और माइनस क्योंकि एक्सपेंशन वर्क हो रहा है इसलिए माइनस साइन, और वहाँ पर आपने उठा के जनरल इक्वेशन ही यही है, और आपने डी डब्ल्यू की जगह माइनस पी डी वी बना दिया जो आपको अगली इक्वेशन में नजर आ रहा है। वो माइनस पी डी वी कैंसिल हो गई प्लस डी वी के साथ, तो बाकी इक्वेशन नीचे आ गई, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी, ये बन गई। अब यहाँ आप ये कहते हैं कि जो वी डी पी है, अब यहाँ आप एजम्पशन लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं कि प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। आपने ऊपर आप देखो वहाँ मैंने लिखा है कि प्रेशर भी चेंज होगा, लेकिन हम तो चलिए उसके साथ रहे हैं पार्शियल डेरिवेशन के साथ कि वहाँ पर प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आई। तो अब यहाँ हम वहाँ तो हमने एज्यूम कर लिया कि प्रेशर भी तब्दील हुआ है, लेकिन यहाँ आकर अब हम वो कंडीशन लगा रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था, तो डी पी इज इक्वल टू जीरो, प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आई। तो जब जीरो मल्टीप्लाई करेगा v के साथ तो खत्म हो गया, तो इक्वेशन ही खत्म, ये पूरी टर्म ही खत्म हो गई। तो बाकी क्या बचा, टी एच इज इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी, और वी डी पी जो है वो भी खत्म हो गया। तो अब बाकी सीधी इक्वेशन बाकी आ गई आपके पास के डी एच इज इक्वल टू डी क्यू, देयरफॉर दोनों बराबर हो गए। यानी फॉर मेजरेबल चेंज, ये तो स्मॉल चेंज के लिए तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट में नहीं बल्कि मैंने बॉक्स के अंदर बना दिया कि डी एच इज इक्वल टू क्यू पी, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द चेंज इन द एंथैल्पी। तो माइंड इट, तो उसमें जब हमने इक्विवेलेंस लगाया था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो बड़ा सीधा साधा फसला थर्मोडायनेमिक्स का। लेकिन यहाँ हमें ये जस्टिफिकेशन बनाने के लिए कि हमने जो पिछली स्लाइड्स के अंदर एंथैल्पी चेंज को रिप्लेस कर दिया था क्यू पी के साथ, तो वो कहाँ से आ गया था, वो कहाँ से आना वाला जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जस्टिफिकेशन। तो ये है उसी चीज़ की जस्टिफिकेशन जो ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड लास्ट जो सेकेंड लास्ट स्लाइड थी उस पर हमने अप्लाई कर चुके हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट। तो आज हमने जो काम किया उसमें हीट कैपेसिटीज़ को डिस्कस किया। दो हीट कैपेसिटीज़ थे। हीट कैपेसिटीज़ का मतलब है कि हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। हीट कैपेसिटीज़ हमने दो किस्म की डिस्कस की। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब आप हीट सप्लाई करते हो और 1 डिग्री राइज टेम्परेचर देखते हो तो उस वक्त उसका बिहेवियर देखते हो इंटरनल एनर्जी का और टेम्परेचर का, और उससे आपको स्लोप की वैल्यू मिलती है। उस स्लोप से आप डिफाइन करते हो कि सी वी इज नथिंग बट हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ जब आप अप्लाई कर रहे हो सी पी के ऊपर, तो आप अज्यूम कर रहे हो कि अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को बढ़ने दीजिए। तो वॉल्यूम को आप बढ़ने देते हैं तो यहाँ पर जो आप हीट सप्लाई करते हैं वो दो काम कर रहा होता है। वहाँ तो सिर्फ एक ही काम कर रहा था, कंटेनर एनर्जी बढ़ा रहा था। यहाँ दो काम कर रहा है, एक तो ये कंटेनर एनर्जी भी बढ़ा रहा है नो डाउट, साथ में प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हो रहा है जो वो एक्सपेंशन की शक्ल में। तो यहाँ जो हीट सप्लाई की जा रही है वो एक्जैक्टली इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं है, बल्कि वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्रेशर वॉल्यूम की शक्ल में सिस्टम ने सराउंडिंग में रिटर्न कर दिया, एनर्जी वर्क की शक्ल में रिटर्न कर दी। तो उस सूरत में जो डेफिनेशन बनी और जो रिलेशन डेवलप हुई वो है सी पी इज इक्वल टू Q at constant pressure divided by change in temperature। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल हो रही है, डेल का टर्म इस्तेमाल हो रही है, तो फॉर दोज हु आर नो आइडिया अबाउट द कैलकुलस, प्री मेडिकल के लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोर्स मैथमेटिक्स का नहीं किया, तो उनके लिए ज़रूरी था कि ये मैं उनको ज़रा सा कंसेप्ट देता हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब नाउ इट्स ओके। ये बात आपको कर दूं कि देखिए वो बात नहीं आ सकती, वेरी क्लियर, वो बात नहीं आ सकती जो हम इन पर्सनल क्लास में आपको देखकर आपसे
आई कांटेक्ट के साथ जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और जो इन पर्सन जॉय होता है वो हासिल नहीं होता। तो ये तो उसके बराबर नहीं है, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। हमें तो जाना इसी पर है, वरना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम उसमें से वो पेपर को करें। और फिर ये सिर्फ पेपर तक की बात नहीं है, आगे आप उस कुछ आएगा तो आगे आप बढ़ेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ, तो ज़रूरी है। लेकिन एक बात ज़रूरी है, ये लेक्चर काफ़ी नहीं है। इस लेक्चर के साथ आपको लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल है नेट के ऊपर, लॉट ऑफ वीडियोस मौजूद हैं, लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको जस्ट राइट द हीट कैपेसिटी, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लेक्चर्स। आप चाहें तो इसको सर्च करा ली गूगल के अंदर, तो वहाँ आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो ये तो आपके पास है ही है, ये तो आपको एक ट्रैक दिया हुआ है मैंने कि इस ट्रैक पर रहना है, यहाँ से चलना है, यहाँ ख़त्म करना है। ये आपको उसके ज़रिए मिल रहा है। मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि आपको समझाया जा सके, लेकिन आपको अगर कंप्रीहेंड करना है, इसको समझना है, तो आपको इसके एडिशनल भी इसके अलावा जाना पड़ेगा। चाहे वो बुक हो जो मैंने आपको फोटोकॉपी करके दी है, करवाइए आपको, वो आप उसको देखिए, एटकिन की बुक, एटकिन का ये टॉपिक है, उसको निकालिए, इसको निकालिए, दोनों को मिला के अपने लिए एक सेट तैयार कीजिए। आप आपस में जो है वो एक अरेंजमेंट हो सकती है व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से, वॉट एवर यू लाइक, उसके ज़रिए से तो आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करें। जल्दी मैं आपको दूसरा लेक्चर्स के आगे के भेजूँगा, जिसमें हम हीट कैपेसिटीज़ के दरमियान रिलेशन मालूम करेंगे। अब हमको मालूम है कि देयर आर टू टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।